अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू है और बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और आज की जो वीडियो होने वाली है बेसिकली ये 2 पार्ट्स का लेक्चर होगा, जो कि होगा केमिस्ट्री ऑफ मीथेन के बारे में। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, उसमें केमिस्ट्री ऑफ मीथेन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू मीथेन, और फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स यूजेस। तो सबसे पहली बात, अगर हम मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन सिंपलेस्ट अल्केन है। ठीक है ना। अल्केन्स में सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल है वो हमारे मीथेन का है। मीथेन के अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी नेचुरल गैस का। जी हाँ, जो नेचुरल गैस है, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ कॉमनली उसको सुई गैस कहते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है ना। नेचुरल गैस जो है वो हम लोग तो, क्योंकि वो सुई के काम से निकली है तो हम उसे सुई गैस कहते हैं, वरना वो बेसिकली नेचुरल गैस कहलाती है। और 94% उस नेचुरल गैस के अंदर हमारी मीथेन गैस शामिल होती है। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए जो मीथेन गैस है। बिकॉज अगर मीथेन गैस ना हो तो ये सुई गैस नहीं, तो मतलब जो नेचुरल गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम लोग महरूम हो जाते। तो मीथेन जाहिर सी बात है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये पाई जाती है, थोड़ा सा पेट्रोलियम की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आमतौर पे ये पाई जाती है ऐसी जगह पे जो दलदली सी जगह होती है, मार्शी प्लेस जो होती है, दलदली कहते हैं उसे। ठीक है ना। पेट्रोलियम मिलता ही वहीं से है, ऐसी जगहों से जहां पे थोड़ी सी सीपेज वगैरह होती थी। और इसी वजह से इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, क्योंकि मार्शी प्लेसेस यानी कि जो दलदली इलाके होते हैं जहां पे सीपेज वगैरह होती है, ऐसी जगहें पाई जाती है। तो इस वजह से इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। तो अगर एमसीक्यूज में काम में आ सके ये बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये मार्श गैस है। ठीक है ना। तो आज जो है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ना। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को अगर देखा जाए तो याद रखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपोजिशन बताऊं आपको मीथेन मॉलिक्यूल की, जो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कि मीथेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम पर, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, CH4। तो कंपोजिशन बड़ी सिंपल सी है मीथेन मॉलिक्यूल की, कि उसमें क्या क्या है, उसमें एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि CH4। अच्छा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो हम देखें कि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, तो याद रखो जो मीथेन है उसमें जो कार्बन एटम होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ हुआ होता है वो। ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम के अंदर, जबकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2px 2py और 2pz कार्बन एटम के, जो कि गुजरते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से और वो प्रोड्यूस करते हैं 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। यानी कि जब अगर आप नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो तो यहाँ पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उनके दरमियान का जो एंगल होता है, जो कंपोनेंट्स है उनके दरमियान का एंगल होता है 109.5 अपार्ट, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करा होगा जब आप लोगों ने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा तो आप जाके, अभी भी वो जो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे उनको आप जाके देख सकते हो, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाले, उनके अंदर आपको यकीनन इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब अगर सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसके अंदर उसकी बात की जाए तो याद रखिएगा, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप करता है एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम को। जाहिर सी बात है वही उसे ओवरलैप करता है। तो इस तरीके से 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कार्बन और 4 हाइड्रोजन के दरमियान में, यानी कि यहाँ पे आपको नजर आएंगे 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान में। तो कंपोजिशन हो गई, नेचर हो गया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि क्या बना उसका ज्योमेट्री। तो अगर ज्योमेट्री देखी जाए मीथेन मॉलिक्यूल की तो जाहिर सी बात है वो एक टेट्राहेड्रल शेप होती है इन स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन जो है वो सेंटर वाला एटम होता है और जो 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। ठीक है ना। यानी कि तीनों एक्सिस के अंदर होता है, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। मतलब कि कुछ ऐसी फॉर्म होती है। ये देखो आप, ये सेंटर में जो नजर आ रहा है ना ग्रे, ये हो गया कार्बन, और चारों तरफ जो आपको स्फीयर नजर आ रहा है वो एक एक हाइड्रोजन एटम हो गया। सेंटर में कार्बन है और चारों तरफ आपको जो नजर आ रहा है वो है हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हो गई ज्योमेट्री ऑफ
मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इस किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर मैं एक स्टेशनरी फिगर के जरिए समझाऊं तो देखो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप देख लो जो एंगल बनेगा वो एंगल बन रहा है 109.5, और ये एक टेट्राहेड्रल शेप है जो कि आपको नजर भी आ रही है, ठीक है ना। ये जो शेप है, कौन सी शेप का नजर आ रही है, ये है टेट्राहेड्रल। तो पेपर में आप इसी शेप को ड्रॉ करोगे तो ये ज्योमेट्री ऑफ मीथेन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। ओके, अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन को, वो तरीक़ेकार जिनसे हम मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का। तो याद रखिएगा 3 मेथड हैं जिनसे हम कन्वीनियंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन को। और सबसे पहला जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है मीथेन को प्रोड्यूस करने का। और जो पहला तरीक़ेकार है वो हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट, तो ये सबसे आसान तरीक़ेकार है, वो रिएक्शन के जरिए आप समझ ही जाओगे। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो सोडियम एसीटेट होता है इसको हम हीट करते हैं विद सोडा लाइम, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट को हम हीट करेंगे लाइम के साथ, यानी कि हमारे पास आ जाएगा CH3COO, ये आ गया सोडियम एसीटेट, और ये हम लेते हैं सॉलिड, ठीक है। इसको अगर मैं हीट करूं किसके साथ, इसको अगर मैं सोडा लाइम के साथ यानी कि NaOH के साथ हीट करूं, ठीक है, तो नतीजे में हमें क्या मिलेगा, नतीजे में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा मीथेन CH4, और मीथेन के साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान सा मेथड है और ये सिंपल सा मेथड है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना, उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को हम हीट करेंगे विद सोडा लाइम, तो मीथेन बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना, जो सोडा लाइम है ये क्विक लाइम है, जो कि हम उसको शेक करते हैं विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। तो नतीजे में आप देख लो ये जो रिएक्शन हमारे पास नजर आ रहा है CH3COO Na, यानी कि सोडियम एसीटेट, और ये आ गया सोडा लाइम के साथ, ठीक है ना। तो अब जो प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीकेकार है। इस तरीकेकार से बाकी तरीकेकार भी हैं बहरहाल, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो है वो यही है, इस वजह से हमने बोल दिया ये हमारा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, ठीक है ना। दूसरा तरीकेकार होता है मिथाइल आयोडाइड को के रिडक्शन के जरिए, ये हो जाएगा हमारा दूसरा तरीकेकार, और ये होगा बाय द रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन किया जाएगा ऑफ मिथाइल आयोडाइड, दिस इज द सेकेंड मेथड, ठीक है ना। इस मेथड को भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ मिथाइल आयोडाइड, देखो अब हमारे पास मिथाइल आयोडाइड तो है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीथेन में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, 2 मेथड्स हैं इसके। तो अगर पहले मेथड को हम डिस्कस करने लगे कन्वर्ट करने के लिए, तो पहला तरीकेकार किया जाता है, रिडक्शन होता है मिथाइल आयोडाइड का, लेकिन ये होता है विद नेसेंट हाइड्रोजन। अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन के जरिए करेंगे तो ये हमारा पहला तरीकेकार होगा, ठीक है ना। करना रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन करने की वेरियस मेथड्स हैं, इनमें से 2 जो है वो हम लोग जरूर देख लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिथाइल आयोडाइड को ट्रीट कराएंगे विद नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि सिंपल जो हमारे पास मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, और वो मीथेन को प्रोड्यूस करेगा। किस तरीके से मैं बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल, ये आ गया आयोडाइड, और हम इसको हाइड्रोजन के साथ, जो नेसेंट हाइड्रोजन है उसके साथ करते हैं विद इट्स 2 मोल्स, ठीक है ना। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो जिंक के जरिए किया जा सकता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए। तो नतीजे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा मीथेन जो हमें चाहिए था, ठीक है ना, और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मिथाइल आयोडाइड के जरिए विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना। जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो हमें मिल सकता है, एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, जो कि एक्शन होता है एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन जिंक, तो उसके जरिए जो है वो हम इस प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। तो पहला तरीकेकार तो ये कि आप रिडक्शन कर लें मिथाइल आयोडाइड की, तो मिथाइल आयोडाइड के जरिए, ये आगे मिथाइल आयोडाइड, इसके जरिए जो है वो मीथेन ऑब्टेन हो जाता है। और मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन कराने का एक और भी तरीकेकार है, ठीक है ना, और वो कैटालिटिक रिडक्शन होता है, उसको भी देखते हैं। ये होगा हमारा सेकेंड मेथड, यानी कि बाय कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो नतीजे में, और वो भी वही मिथाइल आयोडाइड की, तो नतीजे में हमें मीथेन
मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें मिथाइल आयोडाइड को ट्रीट करना है नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, यानी कि मिथाइल आयोडाइड आ गया हमारे पास CH3I, और इसको रिएक्ट हमें कराना है नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कैटलिस्ट की, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो पैलेडियम होता है। पैलेडियम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, PD इसका सिंबल है, ये इसको पढ़ा जाता है पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर रिएक्शन कराते हैं, तो नतीजे में रिजल्ट हमें वही मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा मीथेन, और मीथेन के साथ साथ हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया और मीथेन तो ऑब्टेन हो ही गया। तो फिर वही बात है, यानी कि दो तरीके कार हो गए। कैटलिस्ट रिडक्शन के अंदर हमने कैटलिस्ट को इस्तेमाल करा और नॉर्मल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करा, जबकि आपने देखा था कि हमने जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था तो उसमें जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इन जिंक, उसके जरिए हमें जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन मिल गया था। ठीक है ना, तो ये तो हो गए हमारे दो तरीके। पहला तरीकेकार हो गया सोडियम एसीटेट से प्रोड्यूस करना, और दूसरा तरीकेकार हो गया विद द रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। अब तीसरा और आखिरी मेथड जो हमें स्टडी करना है प्रोड्यूस करने का, वो होगा फ्रॉम, ये हम प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और ये जो हमारे पास है ना मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, बेसिकली ये कहलाता है, इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए जो किया जाता है वो एक्चुअली मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ही कहा जाता है। और ये हमारा तीसरा मेथड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ठीक है ना, वो जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोड्यूस हो जाता है मीथेन। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले देख लो, जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, यहाँ पर आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, इसके साथ आ गया मैग्नीशियम और इसके साथ आ गया यहाँ पे आयोडाइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेसिकली, जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये है, यहाँ पर H2O होगा या HOH करके लिखते हैं ज्यादा बेहतर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्ट कराते हैं तो नतीजे में हमारे पास मीथेन तो अलग हो ही जाएगा, और मीथेन के साथ साथ आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम और ये OH और I। ठीक है ना, और ये कहलाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है ना, और अगर आपका इसका आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूले के अंदर आप देख लो कि मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोक्सिल है और आयोडाइन है, तो ये कहलाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है ना, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट आ जाती है जब हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का, यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है ना, तो ये वो तीन हमारे पास रिएक्शंस है जिनके जरिए हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं मीथेन को। इन दी लास्ट हमें स्टडी करना था यूजेस ऑफ मीथेन को, कि मीथेन के क्या क्या यूजेस हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल मीथेन का वो होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे, यानी कि जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था आपको सुई गैस के बारे में, तो जो गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चूल्हों के अंदर, स्टोव के अंदर, वो दरअसल 95% तक, 94% तक जो है वो मीथेन ही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही हो रहा है। सेकंड जो आप देख सकते हो वो है शू पॉलिश। शू पॉलिश का एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो हमारा मीथेन होता है। तो शू पॉलिश भी एक अहम यूज हो गया हमारे मीथेन का, जो कि आपने जहन में बिठा के रखनी है बात। इसी तरीके से तीसरा जो प्रिंटिंग इंक होती है, जो कि प्रिंटिंग के काम में आती है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मीथेन को, और मीथेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप ये सारी चीजें केमिस्ट्री में ये खास बात है कि जो भी कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी प्रिंटिंग इंक के डब्बे के ऊपर आप उसकी कंपोजिशन देखोगे तो यकीनन आपको मीथेन वहां पे नजर आएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि शू पॉलिश पे भी नजर आएगा। चौथा जो है वो टायर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है। मीथेन इस्तेमाल किया जाता है टायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है ना, तो टायर्स ये जो लेयर आ रही है, तो इसके अंदर मीथेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा यूज ऑफ मीथेन। और इसी तरीके से पांचवा जो यूज है वो है मिथाइल अल्कोहल का, जिसे हम मीथानॉल भी कहते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल एक पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल होता है, बहुत ही पॉइजनस है, हाईली फ्लेमेबल होता है।
ठीक है ना, वो आप लिखा हुआ भी देख लोगे कि हाईली फ्लेमेबल है और टॉक्सिक भी है, जहरीला है। तो ये जहर है जो कि इस्तेमाल मतलब आप देखोगे तो पॉइजन के तौर पे इसका नाम बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है। लेकिन बहरहाल मिथानॉल बनाने के लिए, मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए मीथेन को अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है 99.99% प्योर, यानी कि इसको बनाने में 99.99% हमने इस्तेमाल करा है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, यानी कि मीथेन को इस्तेमाल किया है। तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा और उसकी प्रिपरेशन क्लियर होगी और उसके यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।